जी, ऑन साइट एसईओ के लिए टाइटल हमने ऑप्टिमाइज कर लिया, ऑन साइट एसईओ के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने ऑप्टिमाइज कर ली। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम आ गए हैं बॉडी में, और बॉडी के अंदर क्या है, हमारा कंटेंट लिखा हुआ है। और मैंने क्या कहा कि हमने जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको हेडर्स भी लगाने हैं हमें। आमतौर पर जो लोग वेबसाइट बनाते हैं विदाउट, जिन्हें एसईओ के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते और वो वैसे ही वेबसाइट बनवा लेते हैं, तो उनकी वेबसाइट का जो पहला हेडर होता है वो या तो उनकी वेबसाइट का नाम होता है, या उन्होंने लिखा होता है वेलकम टू आवर वेबसाइट, या लिखा होगा वेलकम टू एबीसी कंपनी, और उसको उन्होंने लगाया क्या होता है H1। इसका क्या मतलब हुआ, आप भी इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं ना कि इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने H1 को ज़ाया कर दिया, क्योंकि H1 में आपने क्या यूज़ करना है, अपना कीवर्ड यूज़ करना है। तो इसका मतलब उन्होंने तो अपना कीवर्ड यूज़ ही नहीं किया, तो उन्होंने H1 को ज़ाया कर दिया है। तो हमने ये देखना है कि भाई जिस वेबसाइट को आप एसईओ करने लगे हो, आप हम बॉडी में आ गए हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि वेबसाइट जहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, जैसे मैं इसहाक आई की वेबसाइट खोलता हूँ तो उस पर लिखा होता है इसहाक आई हॉस्पिटल। सो इसहाक आई हॉस्पिटल कीवर्ड तो नहीं हो सकता ना, ये तो ब्रांड नेम है, ये तो कीवर्ड नहीं है। लेकिन मैं जो आपको वेबसाइट दिखाता हूँ वो उस पर लिखा होता है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हेडिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। अब मैं बॉडी में आ चुका हूँ, इस वक्त मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बॉडी की बात कर रहा हूँ कि जब हम वेबसाइट को खोलते हैं तो उसकी बॉडी जब हमारे सामने ओपन होती है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई जहां से वेबसाइट शुरू हो रही है वहां पर क्या हमने हेडिंग स्टाइल यूज किया है कि नहीं किया है। उसके बाद हेडिंग स्टाइल को यूज करने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में। स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या मतलब क्या है कि भाई हम लिख रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये हमने डाटा लिखा है, हेडिंग डाटा, हेडिंग डाटा, हेडिंग डाटा, इस तरह हम लिखते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो मल्टी लेवल हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक हेडिंग आएगी, पहले टॉपिक की बात कर रहा हूं, उसके बाद वही टॉपिक अभी आगे चल रहा है तो आगे उसकी सब हेडिंग आएगी, अभी भी वो हेडिंग कंटिन्यू है तो अभी भी उसकी सब हेडिंग आएगी, फिर अभी तक वो चल रहा है अभी भी सब हेडिंग आएगी। मतलब जहां तक हमारा टॉपिक चल रहा है हम सब हेडिंग यूज कर रहे हैं, यानी हमने सीरीज शुरू कर ली है H1 से और आगे की तरफ ले गए। अब जरूरी नहीं कि हमारे 6 लेवल्स हों, हमारे जितने भी लेवल्स हैं हम उधर तक हेडिंग्स कर लेंगे। H1 लाजमी लगाएं, यानी आप जब भी स्टार्ट लें, वैसे तो अगर हम चाहें तो H4, H5 और H6 भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि हम जब बात शुरू करें तो हमेशा H1 से शुरू करें। इसका मतलब क्या हुआ, H1, H2, H3, अगर 3 लेवल्स की आपकी सब हेडिंग्स हैं तो H3 तक हम चले जाएंगे। हम एक हेडिंग को एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जैसे मेरा एक टॉपिक एंड हो गया, अब मेरा दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। जब मेरा दूसरा टॉपिक शुरू हुआ तो उसको तो मैं सब हेडिंग नहीं ना कंसीडर करूंगा, तो फिर मुझे नए सिरे से हेडिंग्स को यूज़ करना है। तो वो कहता है एक हेडिंग को आप एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा एक हेडिंग को इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन एक से ज़्यादा दफ़ा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 2 टाइम्स यूज़ कर लो। अगर आपका कंटेंट ज़्यादा लेंथी है और आपका नया टॉपिक आ रहा है बार बार, तो आप 3 टाइम्स यूज़ कर लो, लेकिन आपने 3 टाइम से ज़्यादा उसको इस्तेमाल 3 टाइम से आपने ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर जी मैं वेबसाइट खोलता हूँ। वही वाली वेबसाइट हम खोलते हैं, प्रोफेशनल किचन। ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई। अब आप ये नोट करते जाएं चीज़ों को। अच्छा एक और चीज़ ज़रा देखें, एक और आपको एसईओ का फैक्टर बताता हूँ। सबसे पहला बटन कौन सा है हमारा, होम का बटन है। अगर हम चाहें तो अपने पहले बटन के ऊपर भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। शायद आपने ऐसी कोई वेबसाइट देखी भी हो कि वो कीवर्ड को यूज़ करते हैं, क्योंकि होम का बटन मतलब होम वर्ड कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो कि हमें किसी भी तरह से हमारी वेबसाइट के रैंकिंग में एडवांटेज दे सकता है, कि है ऐसा। मतलब होम के वर्ड से हमें रैंकिंग में तो कोई एडवांटेज नहीं मिल सकता, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर होम की बजाय लिख दूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो क्या ख्याल है आपका, एक और जगह कीवर्ड मिल गया मुझे। मतलब कीवर्ड के लिए मुझे एक स्पेस और मिल गई। तो हमें ये भी करना चाहिए। मगर अगर आपका कीवर्ड काफ़ी लॉन्ग टेल कीवर्ड है और आपके मेन्यू के मुनासबत से लेंथी हो रहा है और आपके मेन्यू का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है उससे, फिर तो हम उसको अवॉइड कर लेंगे। जैसे भी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है, 3 वर्ड्स हैं, डजेंट मैटर, 3 वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 वर्ड्स होते या 6 वर्ड्स का कीवर्ड होता तो फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको यूज़ कर लेता।
लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप होम के बटन को रिप्लेस कर दें किसके साथ, अपने प्राइमरी कीवर्ड के साथ। होम के बटन को रिप्लेस कर दें किसके साथ, प्राइमरी कीवर्ड के साथ। तो एक नई जगह बता दी है मैंने आपको, और ये कोई टर्म नहीं है, मतलब ये कोई टैग नहीं है, टैग नहीं है ना, सब हर किसी वेबसाइट का एक होम का बटन होगा। सो मैंने कहा वहां पर अपना कीवर्ड ले आओ। अब आपका जो कंपटीटर है वो नहीं ला रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको फिर एक दफा प्रायोरिटी मिल गई। एक कीवर्ड की जगह आपने नई डिस्कवर कर ली ना, नई स्पेस आपने डिस्कवर कर ली कि कहां पे कीवर्ड होना चाहिए। अच्छा, अब और नीचे आते हैं। अब ये रखिए, ये वाली जो जगह है ना, यहां पर कई लोग क्या करते हैं, कीवर्ड को यूज ही नहीं कर रहे होते। लिखा होता है वेलकम टू माय वेबसाइट या वेलकम टू, आगे कंपनी का नाम लिखा होता है, और इसके साथ लगाया उन्होंने जी। आप लोग कुछ ज्यादा बेहतर कहना चाह रहे हैं तो इधर आ जाएं, ये पीछे वाला जो डेस्क है जी कहना चाह रहे हैं। तो आप लेट आए हैं, उसके बाद अब आप आके डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, सो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट ऊपर हेडिंग के तौर पर लिखा हुआ है ना हमारे पास। यहां पर हमें अपने कीवर्ड को लेकर आना है, और स्टार्ट हमने किससे करना है, ये भी माइंडसेट में रखना है कि स्टार्ट हमें हमेशा H1 से करना है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि H1 लगा लिया, इसके नीचे कंटेंट आ रहा है। आप ये कह सकते हो कि ये जो कंटेंट है ये उसका हेडर है, ये जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है। और अगर आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स, आप देख रहे हैं इसमें पैराग्राफ छोटा सा है, 2 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और उसके अंदर सेंटेंसेस भी छोटे लिखे हुए हैं हमने। इजी इंग्लिश लिखनी है, मगर आपकी वेबसाइट में प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, यानी आप किसी की कॉपी नहीं कर रहे हो, आपका कंटेंट अपना हो। आप किसी से आइडियाज रूल ले लें और उस आइडिया की बेस पर आप रीराइट कर लो, लेकिन ऐसा रीराइट नहीं करना कि जब उसको किसी ऑटोमेटेड एप्लीकेशन से चेक किया जाए तो वो मैच कर जाए किसी भी वेबसाइट के एक पूरे सेंटेंस के साथ। एक सेंटेंस के साथ भी उसे मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर तो हमने लगा लिया थी 8-1, समझ में आ गई है बात की सबको। अब अगर हम इस बात को जाकर यहां पर देखें, एक मैं खोलता हूं, HTML फाइल खोलने लगा मैं। हाँ, कि आपने इसको कहां पे यूज करना है, ताकि जिनका अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक है HTML कोडिंग का, हाँ, उनको समझ में आ जाएगी कि अब हम, ये चीजें थी जिसके लिए मैंने आपको HTML सिखाई थी। मैं कह सिर्फ ये चीजें थी जिसके लिए हमने HTML सीखी हुई है, कि भाई कहां कहां जाकर कीवर्ड्स को यूज करना है। तुम टैग्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी समझ में आएगा ना कैसे कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, इसे खोल देते हैं। यहां से इंडेक्स की फाइल खोलेंगे, सबको पता है ना। इंडेक्स कॉपी खोल लेते हैं। इसके लिए आप नोटपैड प्लस यूज करें। खुला नहीं अभी, क्लिक हुआ है। एक तो फिर खोल दें फिर। चलो, खुल गया। अब हमें कहां पर जाना है, हेडिंग पे। जो भी हम लोगों ने हेडिंग लगाई है हमें उस जगह पे आना है। तो कैसे आना है, हमने फाइंड कर लें, Ctrl+F, और यहां पर आकर क्या लिखा हुआ है जी, वहां पर जरा आसान तरीका क्या है, उसी को कॉपी कर लूं मैं। मुझे इस जगह पर पहुंचना है, मैंने इसे कॉपी किया, यहां से फाइंड पे आया, फिर मुझे आवाज आ रही है पीछे से, कोई चीज़ है किसी के पास, कोई पेन या कॉपी है, इसके नीचे रखूँ मैं, पर ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, शायद ये हीटअप हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, नहीं होता है।
चलिए, ये लिखा गया प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और मैं यहाँ से करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। अब आप देखेंगे कहाँ पे मिला जाकर उसको, नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, ये प्रीवियस टॉपिक है हमारा, इसे मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ जी। ये टाइटल में आ गए हैं, ये भी नहीं चाहिए हमें, समझ आ रहा है ना सबको, ये वो जगह है जहां पर हम इसको यूज करें, ये तो हमें खुद से रिकॉग्नाइज करना है ना। बेसिकली मैं H1 में जाकर इसको ढूंढ रहा हूं। चलिए, H1 में कहता मुझे नहीं मिल रहा, इधर आए जरा, डायरेक्शन कहाँ लिखा हुआ है जी? एक दो बार इसको वापस बंद कर दें, चलो दोबारा कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों नहीं ढूंढ रहा? चलिए एक काम करते हैं, बॉडी को ढूंढ लें। बॉडी में आ गए, और अब जरा पेस्ट करें, अभी भी नहीं ढूंढ रहा। उधर प्रोफेशनल किचन ही लिखा हुआ है ना, जिस वेब, नहीं गलत हो रहा है ना हमारा, गलत, तो हम ढूंढ गलत चीज़ रहे हैं। हम इस फाइल को पहले रन कर लेते हैं, वो मैंने लाइव वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है, वेबसाइट प्रोफेशनल किचन की खोली हुई है, मगर यहाँ से तो हम ऑफलाइन रन कर रहे हैं, इसका कुछ और टॉपिक है, देखते हैं इसका क्या टॉपिक है। ये कुछ और ही चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये इसको हमें ढूंढना है। मैं भी हैरान हो रहा हूँ क्यों नहीं इससे मिल रहा। कंट्रोल V, अब हम इसे मिल जाएगा ये। चलो देखें जरा, सबसे पहले चीज़ देखें, यहाँ पर H2 लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसे करेक्ट करना है और मैंने इसे H1 करना है। एक चीज़ और आपने समझनी है, जब मैंने आपको हेडिंग स्टाइल्स बताए थे H1 से लेकर H6 तक, तो उनकी शक्लें आपको याद है ना कैसी थी? जैसा ये हेडिंग है, इस तरह की शक्ल वाला तो वो बिल्कुल नहीं था, ये ज़्यादा फैंसी है, वो वाली हेडिंग स्टाइल इतनी फैंसी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कोई अलग से फॉर्मेटिंग भी हुई हुई है जो डेवलपर ने की हुई है। और हमें ये भी पता लग गया, एक बात और पता लग गई, कि जहां हमें ये लगने लगा हुआ था कि शायद हेडिंग स्टाइल की इंपॉर्टेंस है, हेडिंग स्टाइल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हेडिंग स्टाइल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस है। जो हेडिंग स्टाइल का स्ट्रक्चर है ना H1 to H6, असल में इंपॉर्टेंस उसकी है, उसकी जो लुक है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी लुक तो हमने चेंज ही कर दिया, हम वो वाला हेडिंग स्टाइल यूज ही नहीं कर रहे जो एक्चुअल हेडिंग स्टाइल है। एक्चुअल हेडिंग स्टाइल मैंने आपने प्रैक्टिस में देखा होगा, H1 से H6 जो प्रिंट करके आपको दिखाए थे, वो तो बिल्कुल इसकी शक्ल का है ही नहीं है, वो हेडिंग स्टाइल की शक्ल ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक चीज़ हमें और भी पता लगी है कि SEO के हवाले से वो फॉर्मेट के पीछे नहीं है, वो हेडिंग स्टाइल के स्ट्रक्चर को फॉलो करने लगा हुआ है। कहता है आपने इस कंटेंट में क्या हेडिंग स्टाइल का स्ट्रक्चर यूज किया है कि यूज नहीं किया। उसके बाद फॉर्मेटिंग आपको जैसी चाहिए आप डेवलपर को बताओगे, वो उसको आपको उसी तरह का स्टाइलिश फैंसी फॉर्मेट बनाकर दे देगा, लेकिन फिर भी हम उसके साथ हेडिंग स्टाइल को इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। अब ये जो हेडिंग स्टाइल का यूज है ना, ये हमारा काम है। जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये गलत हेडिंग स्टाइल है, यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? 1 होना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं, तो इसे 1 ही होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैंने फिर ब्रांड का नाम यूज किया हुआ है, यानी जिनकी है, क्योंकि इसकी एसईओ नहीं की हुई हमने, ये तो जस्ट वेबसाइट की एक टेम्पलेट बनी हुई है, तो इसके ऊपर एसईओ तो हुई नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी वेबसाइट है हमें उनका कोई कीवर्ड निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहेंगे कि बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर इन पाकिस्तान, तो हम कहें ये कीवर्ड है। अब अल्लामा शफात रसूल से जो ढूंढेगा वो तो उन्हें मिल ही जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कोई भी बंदा लिखे ना बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर इन पाकिस्तान, तो भी इन्हीं की वेबसाइट ऊपर नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एसईओ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर कंटेंट को चेंज कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक चेंज करने लगा हूँ। लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? कीवर्ड एडजस्ट कर लिया मैंने। अब सपोज कर रहे हैं हम कि यही कीवर्ड टाइटल में है, यही कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में है, यही कीवर्ड हेडिंग में आ गया, और यही हमारा मेन कीवर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये और कहां पे होना चाहिए? यहां भी होना चाहिए। जैसे लिखा है ना, अल्लामा शफात रसूल इज एन इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर नोन फॉर हिज। अब हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर कीवर्ड नहीं है बीच में,
मैं यहाँ पर भी कीवर्ड को लेकर आ रहा हूँ। वैसे तो हमें रिसर्च करके लेकर आना है, लेकिन अभी फिलहाल मैं समझाने के लिए, आप सपोज कर लें कि यही हमारा कीवर्ड है। तो अब हम इधर आते हैं जी, यहाँ से शुरू हुआ है। अब मैं कहाँ पे हूँ देखें, अब कौन सा टैग यूज कर रहा हूँ मैं। अब बेसिकली मैं किस जगह पर आ गया हूँ, मैं इस पैराग्राफ में आया हूँ। तो अब मैंने रिकग्नाइज कर लिया कि भाई ये हेडिंग है, तो ये उसके नीचे पैराग्राफ लगा हुआ है। मुझे ये डिव जो है ना, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये डिव क्या है, ये CSS है, ये डेवलपर ने फॉर्मेटिंग करने के लिए क्लासेस यूज की हुई हैं। हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। SEO में हमने डिव को कुछ भी नहीं करना, डिव की SEO ही नहीं होनी है। डिव क्या है, फॉर्मेटिंग है। क्लास क्या है, फॉर्मेटिंग है। सो हमें ना क्लास से कुछ लेना देना है। हाँ, अपने काम करने के लिए वैसे क्लास को देखना होगा क्या है, देख सकते हैं, लेकिन इसको SEO के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, अब हमने लिखा जी अल्लामा शफाअत रसूल यहां लिख रहा हूं मैं, दी बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर इन पाकिस्तान। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये लिखा हुआ ना स्कॉलर, इसको निकाल देता हूं मैं बीच में से। अब मैंने यहाँ पर कीवर्ड यूज कर लिया अपना बीच में लाकर। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर, यही था हमारा। तो अब मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने यूज किया, क्या यूज किया, स्ट्रॉन्ग। जब आपने पैराग्राफ में अपने कीवर्ड पर एम्फेसिस करना होगा तो आप स्ट्रॉन्ग, बोल्ड या EMP, ये 3 टैग्स हैं। स्ट्रॉन्ग भी है, बोल्ड भी है और EMP। EMP स्टैंड फॉर एम्फेसिस, लेकिन हम ज्यादातर स्ट्रॉन्ग को या बोल्ड को यूज करते हैं। यानी अब देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें, दिखने में तो हमें ये लग रहा है कि जो हमारी हेडिंग है वो भी तो बोल्ड हो रही है, ऐसी है। और अगर हम हेडिंग स्टाइल को कहें कि चलो भाई हेडिंग 1 बड़ी थी, H6 वो छोटी सी है, सबसे छोटी H6 है, तो क्यों ना हम पैराग्राफ के अंदर H6 को यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो तो छोटी सी है, पैराग्राफ भी छोटा लिखा हुआ है हमने। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल मिस्टेक है कि हम हेडिंग स्टाइल्स को पैराग्राफ में इस्तेमाल करें, क्योंकि हेडिंग्स जो हैं वो क्या हैं, पैराग्राफ के हेडर्स हैं। अगर हम ये समझें कि हेडिंग स्टाइल से हम बोल्ड करने लगे हुए हैं, ये गलत थॉट है। हम हेडिंग स्टाइल से बोल्ड नहीं कर रहे हैं, हेडिंग बोल्ड जरूर कर रही है, मगर हम हेडिंग स्टाइल से स्ट्रक्चर बता रहे हैं। सो हेडिंग जो है वो क्या है, पैराग्राफ का हेडर है। तो पैराग्राफ के कंटेंट को तो हम हेडिंग नहीं लगा सकते, बात समझ में आई है। यानी पैराग्राफ के टेक्स्ट को मैं ना H1 लगा सकता हूं ना H6 लगा सकता हूं, इसलिए कि मैं खुद ये कह रहा हूं कि H1 से लेकर H6 तक क्या है, हेडर्स ऑफ पैराग्राफ्स। ये सब पैराग्राफ के हेडर्स हैं। तो अगर हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा पैराग्राफ है, उसको अगर हम नुमायां करना चाह रहे हैं, किसी वर्ड को एज ए कीवर्ड हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हमें या तो स्ट्रॉन्ग यूज करना है, या बोल्ड यूज करना है, या फिर एम्फेसिस यूज करना है। आमतौर पर हम स्ट्रॉन्ग और बोल्ड, स्ट्रॉन्ग को यूज करते हैं या बोल्ड को, या फिर हम यूं करते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर कहीं पर स्ट्रॉन्ग यूज कर लेते हैं, कहीं पे बोल्ड यूज कर लेते हैं। और आप इनके आउटपुट देखेंगे तो दोनों की आउटपुट आपको बिल्कुल एक जैसी नजर आएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा सा नया है, और बोल्ड जो है वो स्टार्टअप टैग्स में से शामिल होता है। यानी स्टार्टअप टैग्स होते हैं ना, जब HTML इन्वेंट हुई थी तो उन स्टार्टअप टैग्स में बोल्ड मौजूद था। ठीक है, तो हमने इसे कर दिया जी, और यहां लाकर मैंने इसको एंड भी कर दिया। करना है ना एंड इसको, बस इतना सा काम था स्ट्रॉन्ग का और H1 का। अब हम जरा इसको सेव करते हैं और फिर आउटपुट देखते हैं। मैंने सेव कर दिया है, अब इसकी आउटपुट देखें। जी आ गया, लिखा हुआ बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर इन पाकिस्तान आ गया। अब क्या हो गया, अब अगर यही वाला कीवर्ड टाइटल में है, यही वाला कीवर्ड मेटा में है, यही वाला कीवर्ड हेडिंग में है, और फिर यही वाला कीवर्ड हमें मिल गया कहां पे, पैराग्राफ में भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एम्फेसिस कर रहे हैं कि ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। और इतनी जगह, और एक जगह भी हमने और भी देखी थी, वो कौन सी थी भला, होम। मैं कहता हूँ होम के बटन में भी मैंने यही लिख दिया है कि बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर इन पाकिस्तान, या लिख दूंगा बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर, या लिख दूंगा इस्लामिक स्कॉलर इन पाकिस्तान। अगर मुझे स्पेस का कुछ इशू आएगा तो मैंने एक से ज्यादा जगहों पर इसको एंटरटेन कर लिया। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पर इनकी तस्वीर लगी हुई थी, ठीक है। तो जब यहाँ पर इनकी तस्वीर है, इस पर राइट क्लिक करें,
सेव इमेज एज करें, सिर्फ मैंने सेव नहीं करना। नाम क्या है जी इसका? सिंगल इमेज 1। नाम का भी पता लग गया। सबसे बड़ा बैड फैक्टर, सबसे बड़ा बैड फैक्टर मैंने क्या कहा था कि भाई ऑप्टिमाइज। अब हम किसकी बात करने लगे हैं? मैं एकदम उधर से बाहर निकल आया हूं, हेडिंग स्टाइल से मैंने क्विट कर लिया। अब हमने आगे क्या करना है, पहले हेडिंग स्टाइल को देखें। मैं जो इधर भी एक हेडिंग लगा सकता हूं। हेडिंग का रेशियो क्या थी हमारे पास? बिटवीन 1 to 3। आप आखिरी 2 स्टूडेंट्स जरा मेरे पास आ जाओ। कोई परेशानी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी है, बस इतनी पनिशमेंट है कि मेरे पास आना है, ठीक है? 2 स्टूडेंट चेयर को ड्रैग करते हुए आगे आ जाएं। उस साइड के जो 2 स्टूडेंट हैं ना, खासतौर पर वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, काफी कंफर्टेबल मोड में बैठे हुए हैं। आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाओ यार, करीब आ जाओगे तो क्या हो जाएगा जी। अब हम जिस तरह स्ट्रक्चर अपना लेकर चल रहे हैं आगे से क्या करेंगे? हम सब हेडिंग बनाएंगे एक। अब जब मैं सब हेडिंग बनाऊंगा तो अब मैं आगे से नीचे की तरफ को जाऊंगा, यानी H2 की तरफ जाऊंगा, H3 की तरफ जाऊंगा। और ये स्ट्रक्चर आप अपनी वेबसाइट का जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये आपका एक फैक्टर पूरा। अब आप अगर डेवलपर नहीं है और ये काम आप करवाना चाहें, आप डेवलपर को भी कह सकते हैं कि मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर H1 से लेकर H6 तक एक चेयर लगा लो, एक इधर लगा लो, एक इधर लगा लो, बस ठीक है, बस ठीक है। डिस्टर्ब इधर, एक इधर बैठ जाए, हाँ बस सही है। अब नजर आने शुरू हो गया मुझे जी। हेडिंग स्टाइल की कहानी खत्म हो गई। मैं क्या, हेडिंग स्टाइल की स्टोरी समझ में आ गई है आपको? हेडिंग स्टाइल समझ में आ गया कि हेडिंग स्टाइल का पर्पस क्या है? यानी ये काम हमें अपनी वेबसाइट पे करना है, हेडिंग्स का प्रॉपर यूज करना है हमने, ठीक है? अब आगे बात तस्वीर की। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, पहले हम इसको एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में नंबर 1 आपका इमेज कंप्रेस होना चाहिए। कंप्रेस का क्या मतलब? इमेज का साइज छोटा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी एक तस्वीर स्कैन करवाई हुई है, यहाँ लगाने लगा हूँ, पता लग रहा है जनाब वो 1 MB की है या 2 MB की है, तो ये बहुत बड़ा साइज है। आपको इसको किलोबाइट्स में लेकर आना है इमेज को, ठीक है? इमेज का साइज रिड्यूस करें। और एक और चीज़ भी ध्यान में रखें कि हमें ये नहीं समझना कि हम बड़ी बड़ी तस्वीरें अगर अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो शायद कोई ऑप्टिमाइजेशन स्कोर अच्छा होगा, बुरा ही होगा। क्योंकि जब आपकी तस्वीर बड़ी होगी तो इसका मतलब है उसका साइज भी बड़ा होगा। जब उसका साइज बड़ा होगा तो आपकी वेबसाइट का साइज भी बड़ा हो जाएगा, मींस आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ जाएगा। और अगर आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट जल्दी नहीं खुल रही, टाइम ले रही है। तो एक और वीक पॉइंट आपकी वेबसाइट को मिल गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इमेजेस अपने सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने ये चेक करना है कि भाई हमें जो वेबसाइट का प्रोजेक्ट मिला है उसमें टोटल इमेजेस कितने हैं, और ये जो इमेजेस हैं इनके साइजेस कैसे हैं, किस साइज के हैं। 2 MB का है, 1 MB का है, 5 MB का है, किलोबाइट्स के हैं। मैं इनमें से कितने इमेजेस को कंप्रेस कर सकता हूं। अब इमेज कैसे कंप्रेस करने हैं, ये स्टोरी क्या है। इमेज कंप्रेस करने का मतलब है कि आपको किसी ग्राफिक टूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चलें, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूं। मैंने लिखा ऑनलाइन इमेज आगे कंप्रेसर। मतलब किसी एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है, एक ऑनलाइन टूल मिल गया मुझे। अब आपने क्या करना है कि अपनी इमेजेस जिनको आपको चेक भी करना होगा, डाउनलोड करें अपने पास। मैं क्या, अपने पास डाउनलोड कर ले, अपने कंप्यूटर में उसे डाउनलोड करें उस इमेज को, और उसके बाद इस टूल के ऊपर उस इमेज को ले आए। ये ऑनलाइन है, देखिए कह रहे हैं ना अपलोड करो फाइल अपनी। मैं यहां से अपलोड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी तस्वीर ले लेता हूँ, ये तस्वीर ले लेता हूँ। चले, ये तस्वीर अपलोड हो रही है, कह रहा है 907 किलोबाइट्स इसका साइज है इस वक्त। हाँ, ये पहला फैक्टर हम देख रहे हैं कि इमेज का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक इमेज का साइज बड़ा है तो आपकी वेबसाइट तो नंबर ऑफ इमेजेस पर कंसिस्ट हो रही है ना, बहुत सारे इमेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे। तो इसका तो मतलब है आपकी वेबसाइट अच्छी खासी स्लो हो जाएगी। पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है, कितनी गुंजाइश है। -69%। कहता मैं तकरीबन अबाउट 70% इसका साइज रिड्यूस कर देगा वो जी। ये क्या लिखा है, डाउनलोड। ये 900 समथिंग किलोबाइट थे ना,
अब देखें इसके साइज कितना है। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी साइंस तो नहीं मैंने यूज की। हाँ, इमेज कंप्रेस करने के लिए एक ऑनलाइन टूल यूज किया और पहले इसका साइज 901 किलोबाइट्स आ रहा था और अब उसी इमेज का साइज उसने 201 किलोबाइट्स कर लिया। तो अगर मेरे पास पूरी वेबसाइट में अगर 20 इमेजेस भी होंगे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपने कितनी स्पेस सेव की है। और स्पेस सेव करने का मतलब है कि उसका लोड होने का टाइम आपने बढ़ा लिया, क्योंकि इन इमेजेस ने जो लोड होने में 70% ज्यादा टाइम लेना था वो आपने रिड्यूस कर लिया। तो ये एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर हो गया हमारे पास। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का दूसरा फैक्टर क्या है कि आपका जो कीवर्ड है आपने उसी नाम के साथ इमेज का नाम रखना है। अब लाजमी बात है कि आपका अगर एक कीवर्ड है या 3 कीवर्ड हैं और इमेज आपके पास 50 है तो बार बार एक नाम ही तो यूज नहीं करेंगे ना। तो आपने उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपके कीवर्ड्स किसी ना किसी तरह से आपका कीवर्ड, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी ऑफर, आपकी प्रमोशन, जिस चीज को भी आपका इमेज रिफ्लेक्ट कर रहा है आपने वही वाला नाम उस इमेज का रखना है। समझ आ गई बात की। उसके बाद तीसरा फैक्टर क्या है कि भाई इमेज के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें मैंने पहले भी बताई थी जब मैं आपको इमेज बता रहा था। इमेज का जब हमने नाम रखना होगा तो हम क्या यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं, जैसे भी हमने लिखा बेस्ट स्कॉलर, तो हम इमेज का नाम रखेंगे बेस्ट डैश स्कॉलर डैश इन डैश पाकिस्तान, यानी स्पेस नहीं दे रहा हूं बीच में। डैश का मतलब क्या, हाइफन। हाइफन का कैरेक्टर होता है ना कीबोर्ड पे, जिसे माइनस का निशान हम बोल रहे होते हैं। सो आपने उसको यूज करना है बीच में। और ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, फाइल नेम, फाइल नेमिंग आपको बता रहा हूं कैसे करनी है। मिसाल के तौर पर जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो क्या पैराग्राफ लिखते हुए हम हाइफन यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। पैराग्राफ लिखते हुए स्पेस यूज करनी है। लेकिन जब आप फाइल का नाम रख रहे होंगे, किसी भी फाइल का नाम, चाहे वो HTML फाइल है, चाहे वो इमेज फाइल है, यानी कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड फाइल, आपने उसका नाम हमेशा स्पेस नहीं देनी। उसमें खुद से जो नाम आप रखोगे आपने कभी उसमें स्पेस नहीं। अलबत्ता ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि ऑनलाइन जनरेट हो रही हो फाइल, उसका नाम आप नहीं चेंज कर सकते, इसलिए कि उसकी फाइल को तो वो टूल जनरेट कर रहा है ना, उसको एज इट इज वैसे ही रखना है। लेकिन आपकी जो फाइलें हैं उनके नाम में स्पेस की जगह पर हाइफन होना चाहिए। क्या रह गया बीच में? एक चीज रह गई इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, एंड दैट इज ऑल्ट एट्रीब्यूट। इमेज के अंदर ऑल्ट का एट्रीब्यूट लगाया था ना हम लोगों ने। अब वो ऑल्ट एट्रीब्यूट में हमने क्या यूज करना है, फिर दोबारा से कीवर्ड यूज करना है। अबाउट 120 to 140 कैरेक्टर्स की स्पेस है आपके पास ऑल्ट के अंदर, वही मैं अब करने जा रहा हूं। मैं क्या वही करने जा रहा हूं मैं कि आपको मैंने दोबारा से सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स बता दिए। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। इमेज को फाइंड करें यहां से। अब मैंने इसीलिए उसका नाम कॉपी कर लिया था कि हम उसी नाम को फाइंड करते हैं और उसका इमेज का टैग देखेंगे और जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स बताए हैं उसको उस पर इंप्लीमेंट कर देंगे। मतलब ये जो कंप्रेशन वाला है ये तो हमें अलग से करना है ना पहले। अगर फील मुझे हो रहा होगा कि भाई ये 70% कंप्रेस हो सकती है तो मैं कभी भी पहली वाली फाइल के साथ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उसको डाउनलोड करके कंप्रेस करके और फिर नए सिरे से अपलोड करूंगा अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि मैं 70% स्पेस बचा लूंगा इस तरह करने से। कॉपी कुछ और हुआ है, चलो जी दोबारा आ जाते हैं उसमें। इसको देख लेते हैं ना हम। सेव इमेज एज, और ये नाम मुझे चाहिए ना बेसिकली। नाम भी गलत है ना इसका, सबको पता लग रहा है कि इसका नाम गलत है। इसका नाम भी कैसा होना चाहिए? मैंने कहा था यहाँ तो आपका प्राइमरी कीवर्ड हो, या आपकी प्रोडक्ट हो, या आपकी सर्विस हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जो रिफ्लेक्ट कर रही हो आपके एसईओ फैक्टर्स को। फाइंड, चलिए पहुंच गए वहां पे। आगे अब इसका नाम गलत है, ठीक करना है आपने। अब क्या करेंगे हम देखें। अब ये साइंस भी समझनी पड़ेगी हमें कि क्या ये इमेज कहां पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है? इमेजेस के फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये इमेज कहां पड़ा हुआ है? इमेजेस के फोल्डर में पड़ा हुआ है। और इमेजेस का फोल्डर कहां पड़ा हुआ है ये देखें जरा, इसके अंदर पब्लिक HTML के अंदर ये देखें, ये इमेजेस का फोल्डर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस फोल्डर के अंदर वो फाइल है। अब मैं ये कह रहा हूं उसका नाम गलत रखा हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? रीनेम करना चाहिए। सबसे पहले मैं इसका नाम रीनेम करूंगा इस जगह पर जहां पर ये फाइल है। फाइल का नाम रीनेम करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, सबको पता है ना। राइट क्लिक करें, रीनेम करें और नया नाम रख देंगे। क्या नाम रखेंगे? जो आपने अपना कीवर्ड
ऑप्टिमाइज नाम रखना होगा, वही वाला नाम यहाँ पे कर देंगे। अब गड़बड़ क्या हो जाएगी? गड़बड़ ये हो जाएगी कि यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, जबकि कोड में तो कोई और नाम है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा से आना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ आकर मुझे कोड में भी वही नाम करना पड़ेगा। अक्सर वेबसाइट खुलती है ना, तो उन पर एक एरर आता है 404। ये जो 404 एरर होता है बेसिकली इसीलिए होता है कि भाई मैं इस फाइल को खोलता हूँ, ये फाइल खुलती नहीं है। क्यों नहीं खुलती है? यहाँ तो ये सर्वर पे मौजूद नहीं है, यहाँ ये इसका नाम नहीं है। नाम चेंज भी तो हो सकता है ना। अब आपको पता लग गया ना कैसे चेंज हो रहे हैं नाम। हम बार बार जब ऑप्टिमाइजेशन करने लगे हुए, हमें बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई करना होगा। तो क्या हुआ, जो डेवलपर कर रहा था या एसईओ वाला बंदा जो ये काम कर रहा था, वो एक जगह से तो उसने चेंज कर दिया और एक जगह से वो चेंज करना भूल गया, तो 404 का एरर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये जो 404 का एरर है, ये भी बहुत डेंजरस एरर है फॉर एसईओ पर्पस। यानी अगर आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट में नंबर ऑफ 404 एरर जनरेट होना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नाम गलत लिखे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बैड फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी की एसईओ शुरू करते हैं तो ये भी चेक करते हैं। ये भी हमारा एक टॉपिक है कि हाउ टू चेक 404। अब मिसाल के तौर पर कोई बड़ी वेबसाइट है और उसमें 404 एरर 500 हैं, पेजेस हैं, एक एक करके तो नहीं चेक कर पाएंगे ना। तो हम देखेंगे कि ये कैसे हम इकट्ठे चेक कर सकते हैं। एक ही टूल से मैं चेक करूंगा, मेरे सामने लिस्ट आ जाएगी। अगर एक से ज़्यादा 404 पेजेस आ रहे होंगे तो मेरे पास आ जाएगी हमारा टॉपिक आगे आना है। तो हमने यहाँ पर आकर भी नाम चेंज कर देना। ओके ओके। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी? ऑल्ट। ये लिखा हुआ है ऑल्ट। इस जगह पर आकर आपने उसका ऑल्ट एट्रीब्यूट बताना है। मैंने क्या बताया था? ऑल्ट एट्रीब्यूट में क्या बता सकते हैं? कीवर्ड। लेकिन यहाँ पर स्पेस तो अच्छी खासी है हमारे पास, 120 से लेकर 140 कैरेक्टर हैं हमारे पास। सो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा कीवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन शुरू में आप अपना प्राइमरी कीवर्ड लिखें। इसमें भी वही साइंस यूज़ करें, पहले एक कीवर्ड बताएं, फिर हाइफन लगाएं, फिर दूसरा कीवर्ड बताएं, फिर हाइफन लगाएं। और इस साइंस को हम कैसे रोटेट कैसे करें कि मतलब किसी एक इमेज में आप किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं तो आप उसको प्राइमरी कीवर्ड बना रहे हैं, दूसरी तस्वीर में उसको सेकेंडरी बना दें, और जिसको आपने पहले सेकेंडरी बनाया था उसको प्राइमरी बना दें। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टी कीवर्ड्स मल्टी इमेजेस के ऊपर टारगेट हो रहे होंगे, मुख्तलिफ इमेजेस के ऊपर मुख्तलिफ कीवर्ड्स एज ए प्राइमरी कीवर्ड बन जाएंगे ना। ठीक है। और हम कितने बना सकते हैं? अबाउट 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स तक हम अपना ऑल्ट एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। अगर हमने अपनी वेबसाइट का ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल हमें ये कहेगा कि आप एक बहुत बड़ा इमेज ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर मिस कर रहे हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन होगी हमारी मुकम्मल। अब आ जाते हैं वापस जरा वेबसाइट पे। मोस्टली चीजें कवर कर ली हमने। फिर मैंने क्या कहा था? हाइपरलिंक्स बनाओ। इंटरनल हाइपरलिंक्स भी बनाएं और एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स भी बनाएं। हाइपरलिंक बनाना मैंने आपको बताया हुआ है। मिसाल के तौर पर हाइपरलिंक का क्या मतलब है? हाइपरलिंक का ये मतलब है कि इधर देखते हैं किसी पेज पे, मैं सपोज कर लेते हैं कि ये वाला एक पेज है और यहाँ लिखा हुआ है लामा शफात रसूल। हाइपरलिंक बनाने का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। इस टेक्स्ट के ऊपर आपने लिंक क्रिएट करना है कि भाई कोई भी बंदा इस पेज को पढ़ रहा होगा, जब यहाँ पर आएगा वो तो यहाँ से वो कहाँ चला जाए? सीधा होम पेज पर चला जाए। हाइपरलिंक बन जाएगा ना इसके ऊपर। कैसे हाइपरलिंक बनेगा? ये कौन सी पेज है जी? कोई पेज भी है कि नहीं है? ये हम उसी में ही है मेरा ख्याल है ना, पेज चेंज ही नहीं हुआ इसमें ना। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, किसी दूसरी जगह से देता हूँ। ये इधर आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में है। यहाँ पर कोई एक वेबसाइट होगी मेरे पास जो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल हुई होगी। ये लिखा है पब्लिक HTML। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसी को मैं यहाँ ले आता हूँ। चलिए इसकी इंडेक्स फाइल को खोलते हैं। अब मैं आपको हाइपरलिंक का बताने जा रहा हूँ। पहले इसको खोल लेते हैं, इंडेक्स को। ये भी ऑफलाइन है, ऑफलाइन है ना, मैं कंप्यूटर से ही चला रहा हूँ इसको भी, लेकिन इस बार इसमें मेन्यूज एक से ज़्यादा है। और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इसको होम पेज पर लेकर आना है। और कहाँ से लेकर आना है? अबाउट के पेज से। मैं अबाउट के पेज पे आ गया हूँ। अब पेज चेंज हो गया हमारा, देखें ऊपर से भी। अब मैं ये कह रहा हूँ जी, वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पिक कर रहा हूँ जी। किसको?
इसको भी कर रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ इसके ऊपर मैंने अभी मैं इंटरनल हाइपरलिंक की बात कर रहा हूँ, यानी मेरी वेबसाइट के अंदर ही हाइपरलिंक क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला हाइपरलिंक मैंने कहाँ पे बनाने जाकर, अबाउट के पेज पर। अब मैं अबाउट के पेज पर जाकर इस टेक्स्ट के साथ एक हाइपरलिंक बनाने लगा हूँ। कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं इसे, और इधर आए वापस। अबाउट का पेज किधर है जी, देखें। अबाउट का पेज नहीं है यहाँ। किस नाम का पेज खुला है, कहाँ से खुला है वो, इसको खोल कर देखते हैं। अबाउट अस डॉट HTML। हाँ, ये देखें कितनी गड़बड़ आ रही है। ये नोट ये देखें जरा। आपको मैं जो कहता था ना हाइफन का नाम रखना चाहिए हमें। 20% लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना 20% साथ। कंफ्यूज कर रहा है ना हमें बहुत ज्यादा। ये यहाँ पर कहीं स्पेस है इसमें, इस वजह से साथ में 20% आ रहा है। लेकिन इसका अबाउट अस का पेज ये वाला पड़ा है, इसे खोल देते हैं। देखो क्यों नजर नहीं आ रहा हमें। चलो जी, कंट्रोल F, कंट्रोल V, आ गया हूं मैं वहां पे। ये वाला था ना हिस्सा। अब मैं क्या कहने लगा हूं, एक हाइपरलिंक क्रिएट करने जा रहा हूं सिर्फ आपको समझाने। और हाइपरलिंक होने चाहिए। YouTube रिकमेंड करता है कि आप 100 तक बना सकते हो, लेकिन अगर आपका कंटेंट छोटा है, वेबसाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो 100 नहीं बनाना चाह रहे तो 40-50 तो बनाए ना पहले। और उसके बाद हम अपना SEO ऑडिट करके चेक करेंगे, फिर वो हमें बताएगा कि लिंक्स ठीक बने हुए हैं कि ठीक नहीं बने हुए हैं, क्वांटिटी उनकी ठीक है, कम करें कि ज़्यादा करें। अब मैं यहाँ पर आया, कैसे बनाना है जी हमने। ऐसे ही है ना, हाइपरलिंक का ही टैग होता है, A स्पेस href इक्वल्स टू, कहाँ लेकर जाना था जी हमने इसको, इंडेक्स पे। अच्छा, अब आपने यहाँ पर जो है ना बेसिकली पूरा URL देना है। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ index.html। चलो, बात खत्म हो गई। साथ ही मैंने बंद कर दिया। मैंने आपको एंकर के 2 एट्रीब्यूट्स भी बताए हुए हैं। एक क्या एट्रीब्यूट था, टाइटल। वो जब हम एंकर के ऊपर माउस रखते हैं तो उस पर कुछ लिखा हुआ नजर आ जाता है, तो उसे हम बोल रहे हैं टाइटल। तो टाइटल लगा लेंगे तो अच्छी बात है। और टाइटल में क्या लगाएंगे, कीवर्ड। कीवर्ड लगाएंगे ना टाइटल में भी। इसका अगर आप टाइटल लिखते हो, ये एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड था प्रोफेशनल सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, लिख दिया। कीवर्ड यूज कर लिया हमने टाइटल के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हाइपरलिंक है ये, तो क्लिकेबल टेक्स्ट कौन सा इसका बन रहा है, ये। मैं कहता हूं यहां पे से बंद कर दो। इसलिए हमने एंकर का टैग पढ़ा था पहले, हमें पता हो कि हमने एंकर्स कैसे क्रिएट करने हैं। देखना, मैंने खुद क्रिएट करने पड़े हैं ना। अगर वेबसाइट में पहले से एंकर्स क्रिएट नहीं हुए तो फिर हमें खुद क्रिएट करने पड़े। क्यों करने पड़ रहे हैं, लिंक बिल्डिंग के लिए, लिंक्स बनाने के लिए, आपस में लिंकिंग करने के लिए। और ये कौन से वाले हैं हाइपरलिंक्स, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा कि मेरे होम पेज के ऊपर कोई बंदा पढ़ रहा है और मैं वहाँ से किसी को अपने फेसबुक पे ले जाऊँ, वहीं से मैं किसी को अपने लिंक्डइन पर ले जाऊँ, या कोई और ऐसी वेबसाइट हो जो ऑफिशियली मैं वहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ। अब ये कौन सा लिंक हो गया, ये एक्सटर्नल लिंक हो गया। अब ये दोनों तरह के लिंक्स मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद बना रहा हूँ। एक लिंक वो भी है जो आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपनी वेबसाइट का दिया हुआ है। वो क्या है कि फेसबुक का यूजर इधर आ रहा है, ऐसे ही है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि इधर से हम फेसबुक पर जा रहे हैं, तो 2 वे लिंक्स बन गए। उधर से भी लिंक्स इधर आ रहे हैं और इधर के लिंक्स उधर जा रहे हैं, ठीक है। सो ये 2 वे लिंक्स हमें बहुत सारे बनाने होते हैं। चलें जी, इसको भी हम बंद करें, सेव करें। और अब हम जरा देखते हैं इसको, अबाउट को। ये अबाउट का पेज ही ऑलरेडी खुला हुआ है मेरा ख्याल है। लिंक बन गया, आ गया इंडेक्स पे, ठीक है। समझ में आई बात की। इस तरह के हमें लिंक्स क्रिएट करने हैं, इंटरनल भी, लेकिन हमने रश भी नहीं डालना। हाँ, और जहां पर हमने लिंक बनाना है तो किसी सिस्टम के साथ बनाना है।
यानी कोई आप कंटेंट कोई बंदा पढ़ रहा है और उसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप उसको यहां लेकर आओगे। हाँ जी, होगी ऑन साइट एसईओ। ऑन पेज के ऊपर हमने जो काम करना था वो हमने सारे का सारा काम कर लिया। यही काम आपने पूरा एंड तक करना है, एंड तक हमें ये काम सारे के सारे करने हैं। तो ये हमने ऑन साइट को कर लिया कवर अप, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है जी हमारा, पहले हम साइट मैप को देखते हैं, फिर हम रोबोट्स को देखेंगे, ठीक है। ये साइट मैप क्या होता है, व्हाट इज साइट मैप। ये यहां से मैं खोलता हूं नोटपैड और मैं यहां लिखने लगा हूं साइट मैप। पहले समझ लेते हैं कि साइट मैप है क्या। नाम से अंदाजा हो रहा है कि आपकी साइट का एक मैप है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गूगल के ऊपर आपका एड्रेस है कि किसी ने भी आप तक पहुंचना हो तो वो गूगल एड्रेस को फॉलो करते हुए डायरेक्शन लेकर आप तक वो आ सकता है, आपके ऑफिस को पहुंच सकता है, ऐसे ही है ना। सेम इसी तरह आपकी वेबसाइट का एक साइट मैप बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्राउलर के लिए बनाया जाता है। मतलब पहली बात यह है कि साइट मैप की जो रिक्वायरमेंट है वो किसके लिए है, क्राउलर के लिए। यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोली हुई है ना अभी, ये वाली, जरा चेक करें क्या इसका साइट मैप है कि नहीं है। वेबसाइट के एंड पे जाकर आपने क्या लिख देना है ये चेक कर रहा हूं मैं, ये इसका फिक्स नाम है। क्या नाम है जी इसका फिक्स, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। किसी भी वेबसाइट का जो साइट मैप होगा अगर बना होगा तो उसका, अब ये हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एसईओ की, ये एक फैक्टर है जो कि आज की तारीख में टेक्निकल एसईओ में अब आते हैं। अगर मैं 2012 में बात करूं ना तो उस वक्त हम लोग जब एसईओ करते होते थे तो हम टेक्निकल का नाम भी नहीं लेते थे, ऑन साइट एसईओ करते थे और उसमें ये सारे फैक्टर्स ले आते होते थे, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट की हुई है चीज़ें कि भाई ये ऑन साइट एसईओ फैक्टर तो है ही है, लेकिन ये एक टेक्निकल एसईओ फैक्टर है, साइट मैप बनाना। तो आपकी किसी भी वेबसाइट का अगर साइट मैप बना होगा तो उसे देखने का ये तरीका मैंने बता दिया कि वेबसाइट का नाम /sitemap.xml, यानी आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है आपने वेबसाइट का नाम लिखना है, एंड पे क्या लिखना है। मतलब जियो की वेबसाइट का आपने साइट मैप देखना है तो ऐसे ही देख लो, फेसबुक का साइट मैप देखना है तो ऐसे ही, मतलब किसी भी वेबसाइट का आपको साइट मैप चेक करना होगा तो आप इसी तरीके से उसको चेक करेंगे, ठीक है। मैं एंटर करता हूं, देखें क्या चीज आती है हमारे सामने जी। क्या समझ आया, परेशान कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई है ना। ऐसे लग रहा है कि ये HTML कोडिंग के बाद कोई एक और नई कोडिंग हमारे सामने आ गई है जिसे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, हमें इसका कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, ये मैंने खुद से ही जनरेट करवाना है। अभी आपको टूल बताऊंगा, ये आप ऑटोमेटिक जनरेट करवाओगे, ना ही हमें इसके कोड को समझने की कोई ख़ास ज़रूरत है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये कोड जनरेट करवाना है। कैसे कोड जनरेट होगा साइट मैप का। अब ये साइट मैप है क्या, अब आपको कुछ अंदाजा तो हो गया कि वो बताने लगा हुआ है। साइट मैप में बेसिकली कर क्या रहा है, वो आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर क्राउलर को समझा रहा है। क्या समझा रहा है कि भाई ये आपकी वेबसाइट है, ये इसके ऊपर मेन्यूज है, इन मेन्यूज के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस। वैसे ही है ना, जैसे कॉलेज में कोई विजिट आता है, हाँ, तो विजिट वाले पूछते हैं कि जनाब यहाँ पर क्या क्या चीज़ कहाँ पर है। तो एक तरीका तो यह है कि वो बंदे को घुमाएंगे हर जगह पर कि ये यहाँ पर है। एक ये भी तरीका हो सकता है कि उन्होंने एक मैप बनाया हो, वहाँ पे दिखा रही हो कि ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर ये 3 क्लासरूम्स हैं, यहाँ पर एक लाइब्रेरी है और एक लैब है। ये सेकंड फ्लोर है, यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है, ये 5th फ्लोर है, यहाँ पर ये बना हुआ है। तो क्या होगा, उनको विजिट किए बगैर काफ़ी सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। विजिट तो करना ही करना है, लेकिन विजिट से पहले भी उन्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो इट इज़ अ मैप, ये एक मैप बन गया। अब आपकी वेबसाइट का भी हमें एक मैप बनाना है। क्राउलर इसको सेंड करता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट का एक मैप बनाकर मुझे दे दो। क्यों दे दो मुझे, ताकि जब मैंने उस पर आकर विजिट करना है, उसको क्राउल करना है, तो मुझे आसानी हो जाएगी कि मैंने क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से देखनी है। सो ये भी हमारे पास एक एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है। चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, चाहे वो कोडिंग वाली वेबसाइट हो, हमें दोनों सूरतों में मैप बनाना है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि साइट मैप क्या होता है और साइट मैप कैसे देखते हैं। बनाने की बात नहीं की अभी तक हमने, अभी मैंने कहा सिर्फ देखना कैसे आपने किसी भी वेबसाइट का। और मैंने आपको बताया कि साइट मैप होता क्या है। बेसिकली क्या है, आपकी वेबसाइट का एक मैप है कि भाई आपकी वेबसाइट क्या बनी है। जैसे आपके घर का एक मैप है ना,
एक नक्शा बना होता है ना कि भाई ये घर का नक्शा है, किसी भी चीज़ का एक मैप होता है, तो उनका ये एक वेबसाइट का मैप है कि भाई क्राउलर ने जब वेबसाइट पर आना है उसे पता लग जाए ये होम का बटन है, ये अबाउट का बटन है, ये कोर्सेज है, कोर्सेज के अंदर 5 टैब्स और आने लगे हुए हैं, सारी डिटेल मिल रही है उसको आपकी वेबसाइट के मतलब। सो इट इज़ अ साइट मैप। अब हम ये देखते हैं साइट मैप बनाना कैसे। अभी मैंने एक काम ऑनलाइन किया था, कौन सा काम किया था भला ऑनलाइन, कौन बताएगा? वो एंड से कोई बंदा मुझे बताए। एक काम मैंने अभी ऑनलाइन किया था, क्या किया था? कि ऑनलाइन चीज़ मैंने जनरेट की थी एंड पे। गुड। इमेज कंप्रेसर टूल एक यूज़ किया था जो कि फ्री था, उसकी कोई फीस भी नहीं थी। हाँ, जस्ट मैंने एक कीवर्ड लिखा था तो मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई थी, उनमें से किसी एक वेबसाइट को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, इमेज को कंप्रेस कर लिया। सेम इसी तरीके से साइट मैप जनरेटर्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं फ्री में। इसके लिए भी हमें एक कीवर्ड यूज़ करना है। देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑन साइट ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर लिखा हुआ आ गया। आप नोट करते हैं मैं हर काम टूल्स कीवर्ड्स के थ्रू ही कर रहा होता हूँ, ऐसे ही है ना। मतलब कोई भी काम करने के लिए मेरे ज़हन में कोई ना कोई उस काम करने का कोई कीवर्ड होता है। तो आपने भी जब गूगल से हेल्प लेनी है तो यही हेल्प लेने का सही तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने हेल्प कैसे लेनी है। ये सारी चीज़ें मैं गूगल से पूछ के कर रहा हूँ ना, गूगल मुझे बताने लगा कि वो मुझे बता देता है कि भाई हाँ ये काम इससे करा लो, ये काम इससे करा लो। सो अब मैंने ये लिखा और उसके ऊपर ही एक टूल आ गया। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो हम किसी भी वेबसाइट का बना सकते हैं, अलबत्ता अप्लाई करने के लिए होस्टिंग की ज़रूरत होगी, मगर प्रैक्टिस करने के लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं। आप बेशक 500 वेबसाइट के साइट में बना दें खुद ही, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपने इसको किसी वेबसाइट के अंदर ऐड करना होगा तो फिर आपको होस्टिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो क्या कह रहा है आगे से, सबको पता लग रहा है क्या कह रहा है? वेबसाइट URL कहता है भाई जिस वेबसाइट का बनाना है ना मुझे वो वेबसाइट बता दो। चले जी मैं एग्जाम्पल के लिए इसी का बना देते हैं, हालांकि इसका पहले भी बना हुआ है। जी, इस पे आए थे हम और साइट मैप पे आए, यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिया। बात समझ में आ गई क्या साइंस है? सिर्फ URL पेस्ट करना है, वेबसाइट का URL पेस्ट करना है और स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है, बनना शुरू हो गया। देखें इस बटन को चेंज होने दें, चेंज हो गया, लिखा आ गया व्यू साइट मैप डिटेल्स, साइट मैप जनरेट हो गया। और ये क्या लिखा है, डाउनलोड, यानी साइट मैप बन गया। वेबसाइट का नाम लिखा, स्टार्ट किया, बनना शुरू हुआ, साइट मैप बन गया। उसने कहा व्यू, मैंने व्यू का बटन दबाया, फिर वो मुझे कहता है डाउनलोड कर लो इसको। चलिए ये ऑप्शन क्या लिखी हुई आ रही है, शो इन फोल्डर, इसमें जाएं, आ गया साइट मैप। इसका नाम क्या है, साइट मैप। अगर आप इसका नाम थोड़ा सा भी चेंज कर लेंगे तो ये साइट मैप नहीं रहेगा। इसको अगर आपने साइट मैप रखना है तो इसका नाम साइट मैप डॉट XML ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और साइट मैप जनरेट करूंगा तो क्या होगा, अब नाम चेंज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक साइट मैप की फाइल सेव हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक साइट मैप बनाऊँ और मुझे किसी और वेबसाइट का साइट मैप बनाना हो तो इसको मैं उठाकर अपने फोल्डर में ले जाऊँ पहले, ताकि डुप्लीकेट ना हो। और 10 वेबसाइट्स होंगी तो उसका वेबसाइट का नाम कहीं नहीं आ रहा, साइट मैप में नहीं आ रहा ना, सिर्फ साइट मैप ही लिखा हुआ आ रहा है। तो ये बन गया साइट मैप, बस इतनी सी बात थी। इस तरह करके हम अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाते हैं। क्लियर हो गया? एक टॉपिक और शुरू करते हैं, थक तो नहीं गए? साइट मैप बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, ऑनलाइन टूल से बनाया है हमने। रोबोट्स, यहाँ पर रोबोट्स की फाइल नजर आ रही है किसी को? ऑन साइट
बात नहीं, इधर आए, इधर यहाँ होगी ये वाली फाइल है। साइट मैप की तो समझ में आ गई। अब ये रोबोट्स की फाइल क्या फाइल है? हर वेबसाइट की एक रोबोट्स फाइल भी है। जैसे साइट मैप का नाम फिक्स है, इसी तरह रोबोट्स की जो फाइल है उसका नाम भी फिक्स है, और उसका नाम क्या है? robots.txt। चेक करें जरा, इसी वेबसाइट की रोबोट्स फाइल चेक करें, ये नाम भी फिक्स है। स्पेस आ गई है बीच में, जी आ गई रोबोट्स की फाइल। भाई robots.txt तो नाम से ही पता लग रहा है टेक्स्ट फाइल है ये। मैं कह इसके तो नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है ये HTML फाइल भी नहीं है। ये कौन सी फाइल है? ये टेक्स्ट फाइल है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोबोट्स फाइल? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रोबोट्स फाइल का पर्पस क्या है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट अगर ठीक बनी हुई है तो क्राउलर ने इसे क्राउल करना है। आपकी वेबसाइट रैंक कैसे होती है? आपकी वेबसाइट इस तरह रैंक होती है कि क्राउलर आता है गूगल के ऊपर, वेबसाइट्स को देखता है मुख्तलिफ कीवर्ड्स के अगेंस्ट, और ये देखता है कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो स्टैंडर्ड्स हमारे पूरे करने लगी हुई हैं, और उनका डाटा कलेक्ट करता है और चला जाता है। और इस तरह ये वाला टास्क बार बार होता रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे हर रोज़ क्लास में आपकी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, नीचे से कोऑर्डिनेटर आते हो, ठीक है, 15 मिनट इधर चेयर पे बैठ जाते हो और आप सबको ऑब्जर्व करते हो और फिर नीचे चले जाते हो, फिर अगले दिन भी आते हो, और जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको पता लग गया ना कि वो क्या करेंगे। ऐसे ही है ना, कोई उन्होंने आपकी रीडिंग की होगी, कोई फाइल बनाई होगी, उसके हिसाब से उन्होंने आपकी कोई रेटिंग की होगी, उस रेटिंग की बेस पर वो आपकी इवैल्यूएशन करके आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। सेम इसी तरह क्रोलर जब आ रहा है, बार बार आपकी वेबसाइट को आकर देखने लगा हुआ है और डाटा कलेक्ट करता है और चला जाता है। तो क्या कलेक्ट करता है डाटा? बेसिकली कि भाई किसने ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पूरे किए हुए हैं हमारे। जिसने ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पूरे किए होंगे वो ऊपर आ जाएगी वेबसाइट, और जो उससे कम स्टैंडर्ड्स वाली होगी वो उससे नीचे चली जाएगी। सो असल में क्राउलर का ये फंक्शनैलिटी है, ठीक है। अब जब क्राउलर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसने क्या काम करने हैं, ये हम उसको एक डायरेक्टिव दे रहे हैं रोबोट्स फाइल की सूरत में कि भाई हमारी वेबसाइट पर आकर ये वाला डाटा है जो आपने देखना है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? क्या उसको नहीं पता कि कौन सा डाटा मुझे देखना है? वेबसाइट में बहुत सारा डाटा हो सकता है ना, बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं। देखें आपकी वेबसाइट में बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जो आप रैंक करवा रहे हैं, और ऐसी फाइलों की तादाद उससे भी ज़्यादा है जो सपोर्टिव फाइलें हैं मगर वो रैंक नहीं हो रही, वो सिर्फ आपकी वेबसाइट को सपोर्ट कर रही हैं। जैसे क्लासेस हैं, अभी हम बात कर रहे थे, स्टाइल शीट की हम बात कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हो, जो ऐड टू कार्ट का जो बटन होता है उसके ऊपर भी तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसे तो रैंक किसी ने नहीं करवाना। तो ऐसी भी तो बहुत सारी फाइलें हैं, मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी फाइलें होंगी। तो ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं जिन्हें हम क्राउलर को मना करना चाहते हैं कि भाई इनको ना देखो, इन्हें हम रैंक नहीं करवाना चाहते। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रोबोट्स की फाइल इस्तेमाल करते हैं। आपकी क्लास 6:30 पे बैठ जाइए, पापा आ गए तो। अच्छा, दूसरी क्लास चल रही है। हाँ जी, दूसरा बैठ जाए आप। हाँ चलिए, जब आ जाते हैं स्लाइड पे। अब हम यहाँ पे ये पढ़ने लगे। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया कि रोबोट्स फाइल क्या होती है, पता लगे ना रोबोट्स फाइल है क्या बेसिकली। कि रोबोट फाइल में हम बेसिकली गूगल को डायरेक्टिव दे रहे हैं, क्राउलर को, कि भाई हमारी इस वेबसाइट में कौन सा डाटा है जिसे आपने क्राउल करना है। क्योंकि आप पहला स्टेप क्या है? क्राउल करना। दूसरा स्टेप क्या है? इंडेक्स करना। ऐसे ही है ना, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आकर बैठ जाएंगे, हाथ में उनकी एक कॉपी होगी, ठीक है, इवैल्यूएशन करनी शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा? 30 दिनों के बाद निकालेंगे बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, इंडेक्सिंग हो जाएगी। आफ्टर 30 डेज इंडेक्सिंग हो जाएगी। कोई स्टूडेंट बिल्कुल टॉप पर आ रहा होगा, कुछ बीच में आ रहे होंगे और कोई एंड पे आ रहा होगा। सो ये जो पहला स्टेप क्या था? क्राउलिंग था, जिसमें वो डाटा कलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने उसकी तरतीब कर दी तो वो क्या बन गई? इंडेक्सिंग। सेम इसी तरह आपकी वेबसाइट की भी इंडेक्सिंग हो रही है, लेकिन इंडेक्सिंग की प्री रेक्विजिट क्या है?
क्राउलिंग, यानी कि अगर वेबसाइट क्राउल होगी, और क्राउलिंग की प्री रेक्विजिट क्या है? स्टैंडर्ड्स। अगर आप उसके स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं कर रहे तो आपकी वेबसाइट क्राउल भी नहीं हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ जी प्लेजरिज्म है, कॉपी है मेरी वेबसाइट पर, डुप्लीकेट कंटेंट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होगा कि गूगल का क्राउलर मेरी वेबसाइट को आकर क्राउल करना छोड़ देगा। समझ आ गई बात की? यानी पहला स्टेप क्या है? क्राउलिंग। दूसरा स्टेप क्या है? इंडेक्सिंग। बेसिकली ये जो इंडेक्सिंग का स्टेप है यही वो स्टेप है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट ने रैंक होना है। लेकिन इंडेक्सिंग के स्टेप तक हम कब पहुंचेंगे? जब हम क्राउल हो रहे होंगे। अगर हम क्राउल ही नहीं हो रहे तो हम इंडेक्स भी नहीं हो सकते। अच्छा, अब रोबोट्स की फाइल क्या होती है? रोबोट फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल दैट रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी। मतलब जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है वहां पर इस फाइल ने भी आना है। अभी हम देखेंगे ये फाइल बननी कैसे है, लेकिन इस फाइल की भी हम जगह देख रहे हैं क्या है, और इस फाइल का नाम क्या है? robots.txt। और इसको रखना कहां पर है? जहां पर आपकी मेन इंडेक्स फाइल पड़ी है ना, वहीं पर आपने इस फाइल को भी रख देना। Robot text file is a plain text file that follows the robots exclusion standards। इसका क्या मतलब है? मतलब ये एक फाइल है जो कि रोबोट्स के एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड यूज करेगी। मतलब वही बात जो मैंने भी आपको बताई है, एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है कि कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है और कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना, इसे हम बोल रहे हैं एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। A robot text file consists of one or more rules। कह रहा है इस फाइल के अंदर आपने कुछ रूल्स बताए होंगे कि भाई इसको पढ़ो, इसको ना पढ़ो, इसको वो रूल्स कह रहा है। ईच रूल्स ब्लॉक और अलाउज एक्सेस फॉर गिवन क्राउलर टू स्पेसिफाइड। और कहता है कि मुख्तलिफ क्राउलर्स को वो रूल्स इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई इसको पढ़ना है आपने और इसको आपने नहीं पढ़ना। अब मुख्तलिफ क्राउलर्स की बात आ गई बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल का क्राउलर अलग है, याहू का क्राउलर अलग होगा, MSN का अलग होगा। हमारा जो मेजर फोकस है फिलहाल वो किसके ऊपर है? SEO जब हम करते हैं तो मोस्ट फोकस हमारा किस पर होता है? गूगल के क्राउलर पर होता है, लेकिन बाकी के सर्च इंजन के भी क्राउलर्स हैं। अभी हम देखेंगे एक ही लाइन में हम कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे जी। रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड, ये मैंने भी आपको बता दिया। रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स आल्सो नोन द रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल और सिंपली रोबोट्स फाइल। मतलब रोबोट प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? तरीकाकार, कि भाई ये काम करने का तरीका क्या कौन सा है। यहाँ robots.txt। The standard specifies how to inform the web robot about which areas of the website should not be processed or scanned। कहता है बेसिकली ये जो फाइल है ये क्या बता रही है कि आपकी वेबसाइट का कौन सा हिस्सा है जिसे आप स्कैन नहीं करवाना चाहते। कब? जब आप क्राउल हो रहे होंगे। मतलब हम किस हिस्से पर जाना नहीं चाह रहे, हम नहीं बता रहे कि भाई ये वाला हिस्सा आपसे रिलेटेड नहीं है, इसको रैंक करने के लिए आपने नहीं देखना, ये स्पोर्टिंग है, इससे हमने सिर्फ वेबसाइट बनाई हुई है, लेकिन ये इसका रैंकिंग में कोई पार्ट नहीं है। अब आगे क्या लिखा हुआ? आगे मुख्तलिफ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हाँ, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट हैव अ रोबोट्स फाइल। कह रहा भाई अगर आपने रोबोट्स फाइल नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? सारी वेबसाइट को स्कैन करेगा, ऐसे ही है ना। मतलब रोबोट्स में मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था मैं बताऊंगा कि ये अलाउड, ये नॉट अलाउड, ये डिसअलाउड, ये अलाउड। तो अगर ये मैं बताऊंगा ही नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ कि रोबोट्स फाइल क्या करेगी? पूरी की पूरी वेबसाइट को ही स्क्रॉल करना शुरू हो जाएगी। अब इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? इसका नुकसान होगा हमें। वो क्यों? नुकसान कैसा होगा? नुकसान ऐसा होगा कि आपकी वेबसाइट को वो क्रॉल कर रहा है और वेबसाइट पे तो बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा दिन लेकर आपकी वेबसाइट पे बैठा हुआ है और चेक करता जा रहा है। बहुत ही थोड़े टाइम के लिए उसने आपकी वेबसाइट पर आना है, बहुत कम टाइम। कितना टाइम? नॉट स्पेसिफाइड। मैं कह ये टाइम स्पेसिफाइड बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम टाइम होता है और इसको हम बोलते होते हैं क्राउल बजट। क्राउलर जो आपकी वेबसाइट पर आता है एक खास टाइम के लिए आता है, उस टाइम को हम कहते हैं क्राउल बजट। कि भाई क्राउलर का क्राउल बजट इंतहाई कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये क्राउल हो और ये क्राउल ना हो तो ये आसानी हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है वो जितने टाइम के लिए आए, वो जिन चीज़ों को क्राउल करे वो क्राउलेबल ही ना हो हमारे लिए, तो गलत डाटा क्राउल करके चला जाएगा और असल डाटा तक वो पहुंचेगा ही नहीं। और हो सकता है फिर नेक्स्ट किसी विजिट में वो उस पर पहुंच सके, लेकिन उससे पहले उसने गलत चीज़ों को क्राउल कर देना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई रोबोट्स फाइल का होना ज़रूरी है।
व्हाट हैपेंस इफ एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन्स फ्रॉम एक्सेसिंग माय वेबसाइट। कहता है अब इसमें दो रूल बनने हैं, अलाउ के और डिसअलाउ के। तो कहता है भाई आपने जो अलाउ का रूल इसमें बनाया, गलती से आपने अपनी मेन फाइल को डिसअलाउ कर दिया, तो क्या होगा? डिसअलाउ ही होगी, क्योंकि आप जो कुछ कह रहे हैं वही उसके नजदीक ठीक बात है। अगर आपने गलती से भी डिसअलाउ करके इंडेक्स की फाइल को डिसअलाउ कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप मना कर रहे हैं कि मेरी वेबसाइट को क्रॉल ना करो। तो ये हमें खुद से चेक करना है कि भाई क्रॉल नहीं हो रहा, तो रोबोट्स में भी जाकर चेक कर लें कि इंफॉर्मेशन तो नहीं गलत लिखी हमने। ठीक है, अभी हम इंफॉर्मेशन की तरफ भी आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनाया हुआ है मैंने, डू यू नीड अ रोबोट्स फाइल? ठीक है ना, बिल्कुल। रोबोट्स फाइल एसईओ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। रोबोट्स फाइल आपकी होनी चाहिए, रोबोट्स फाइल हमें बनानी ही बनानी है। यही सारी स्टोरी मैंने भी आपको सुनाई है, व्हाई वी यूज अ रोबोट्स फाइल। ठीक है, एक दफा फिर बता देता हूँ। टू ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग स्पेसिफिक पेजेस और डायरेक्टरीज ऑफ योर वेबसाइट। कहता है एक पर्पज तो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको एक्सेस कर लो और इसको एक्सेस नहीं करो, इस फोल्डर को एक्सेस करो और इस फोल्डर को एक्सेस नहीं करो। इसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी हो, robots.txt मैंने पहले भी बता दिया आपको। When you have a big website, crawling indexing can be very resourceful intensive। ये मैंने भी आपको सारी स्टोरी सुना दी है कि भाई आपका क्रॉल एक बजट होता है। ठीक है, सो अगर आपने बताया ही नहीं होगा, कुछ मेंशन ही नहीं किया होगा, तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट को ही क्रॉल करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट रोबोट्स फाइल। अभी मैं इस खास काम के लिए आपको रोबोट्स का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ कि आपको रोबोट्स की फाइल की सारी साइंस पता होनी चाहिए। अभी मैंने फाइल इसीलिए नहीं बनाई, अभी मैं सिर्फ आपको उसकी साइंस बताने लगा हूँ सारी। द फर्स्ट थिंग दैट रूल यू ऐड टू रोबोट्स आर डायरेक्टिव्स ओनली। अच्छा, कहता है कि आपने ये जो रूल्स लिख दिए हैं ना, ये डायरेक्टिव्स हैं, ये इंफॉर्मेशन हैं। आपने ये नहीं समझना कि ये रूल आपने आज लिख दिया तब गूगल को पाबंद कर लिया कि वो ऐसा ही करेगा। आपने सिर्फ गूगल को एक इंफॉर्मेशन दी है, गूगल इसको अडॉप्ट करता है या अडॉप्ट नहीं करता। आमतौर पर तो अडॉप्ट ही करता है, लेकिन आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई ये मेरे हुए बताए तरीके को अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, हो सकता है कि उसका अपना कोई सिस्टम चल रहा हो गूगल का और वो उस तरीके के मुताबिक काम कर रहा हो। In most cases they do, but if you have a content that you don't want to be included in the index, the best way is password protected। इसका क्या मतलब है? कहता है भाई अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ क्राउलर रीड ही ना करे, तो कहता है कोई एप्लीकेशन यूज़ करे जिससे आपकी फाइलों को पासवर्ड लग जाता है, तो आप ऐसी तमाम फाइलों को पासवर्ड लगा दें। जो प्रोटेक्टेड फाइल्स होंगी क्राउलर उन्हें नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसने फाइल को खोलना है और उसको रीड करना है। अगर फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी तो कभी भी नहीं खोल पाएगा। तो कहता है आप बाकी के डाटा को, जो खास तौर पर ऐसा डाटा है, मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया है, अपने लेक्चर की वीडियोस भी यहाँ पे रख दी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन वीडियोस को भी वो क्रॉल करना शुरू हो जाएगा, जबकि मैं तो नहीं चाहता क्रॉल करे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो कोई फोल्डर गार्ड टाइप की कोई चीज़ यूज़ करके उस फोल्डर को प्रोटेक्टेड कर दूंगा, या फिर मैं एक्सक्लूड करवाऊंगा, जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि कैसे एक्सक्लूड करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं द सेकंड थिंग इज दैट इवन यू ब्लॉक अ पेज, इट कैन स्टिल अपीयर इन द सर्च रिजल्ट इफ इट हैज अ लिंक फ्रॉम अदर पेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहता है कि आपने क्या किया, अबाउट अस का जो पेज है उसको आपने कहा भाई इसको अलाउ नहीं करना, इस पे नहीं जाओ, इसको डिसअलाउ कर दो। इसका मतलब क्या, वो उसे क्रॉल नहीं करेगा वो। मगर दूसरी तरफ क्या है कि आपका जो होम का पेज है उसके ऊपर एक लिंक बना हुआ है, और वो लिंक जो है वो आपको लेकर जाता है अबाउट अस में, जैसे अभी आपने एग्जांपल देखी है। अब क्या होगा, अब अबाउट अस तो डिसअलाउ है, लेकिन होम का पेज तो डिसअलाउ नहीं है, और होम के पेज के ऊपर ही तो लिंक पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डिसअलाउ नहीं रहेगा, वो होम के थ्रू उसको क्रॉल करना शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई आपको ये काम दूसरे पेजेस पे जाकर अगर लिंक्स लगे होंगे तो उनको भी रोकना पड़ेगा। फिलहाल लिंक्स को रोकने का क्या तरीका है, वो जो href वाला पार्ट है उसको खत्म कर दें कुछ देर के लिए। href इक्वल टू आगे लिखा हुआ था ना, उसको हैश कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो उसको क्रॉल करना छोड़ देगा। तो वो ये कह रहा है कि आपने एक को ब्लॉक कर दिया, तो ये ध्यान में रखना है कि जहां जहां उसके लिंक्स हैं, अगर वो क्रॉल हो रहा है तो उधर से तो वो उसको क्रॉल लाजमी करेगा। जी, अब हम ये देख रहे हैं कि रोबोट्स की फाइल काम कैसे करती है। सिंपल ये तीन चीजें हमने इसमें लिखनी है। यूजर एजेंट, यूजर एजेंट का क्या मतलब होता है, अब आ जाए इस फाइल में, इधर आ जाए, मैं ये आपको ये यहाँ से बताता हूँ।
यूजर एजेंट का क्या मतलब है? यूजर डैश एजेंट एग्जैक्टली इसी स्टाइल के साथ, इसी केस के साथ आपने लिखना है। जैसे मैंने लिखा है यूजर डैश एजेंट, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है कॉलन। यूजर एजेंट का मतलब है क्राउलर्स। मतलब यूजर एजेंट का क्या मतलब है कि भाई कौन कौन से क्राउलर्स, क्राउलर को एड्रेस करना होगा तो मैं टर्म यूज करूंगा यूजर एजेंट्स, यानी कि यूजर एजेंट इज इक्वल्स टू क्राउलर्स। अब मैंने क्या लिखा? यूजर एजेंट कॉलन स्टैटिक। इसका क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे ही क्राउलर्स, ये बता दिया ना मैंने। यूजर एजेंट कॉलन स्टैटिक का क्या मतलब कि जितने भी क्राउलर्स हैं सब, ऑल, यानी ऑल लिखने के लिए मैंने बीच में क्या लगा दिया? स्टैटिक। तो अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यूजर एजेंट कॉलन स्टैटिक, मतलब कि मैं सारे क्राउलर्स को कह रहा हूं कि वो मेरी वेबसाइट को क्राउल कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई जितने भी क्राउलर्स हैं सब के सब मेरी वेबसाइट को क्राउल कर सकते हो। करना चाहिए ना मेरी वेबसाइट को क्राउल, ये तो नहीं, मना तो नहीं करूंगा किसी को। अच्छा, उसके बाद अलाउ कॉलन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई मैं सब कुछ अलाउ कर रहा हूं, अलाउ कॉलन, आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं सब कुछ अलाउ कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे फील हुआ कि भाई कुछ डिसअलाउ भी करना है। तो मैंने कहा भाई ये एक फोल्डर पड़ा हुआ है जिसका नाम है CGI bin, मैंने कहा इसको डिसअलाउ कर दो, यानी मैं इसको क्राउल नहीं करवाना चाह रहा। इसी तरह मेरा एक और फोल्डर पड़ा हो वीडियोस के नाम से, और मैं जो उसको भी क्राउल नहीं करना मैंने, तो मैं क्या करूंगा? डिसअलाउ कॉलन स्लैश वीडियोस। फोल्डर को भी कर सकते हैं, सब फोल्डर को भी कर सकते हैं, फाइल को भी कर सकते हैं। मतलब सब फोल्डर को कैसे करेंगे? सब फोल्डर को ऐसे करेंगे, क्या लिखा है मैंने? दिस अलाउ कॉलन, ठीक है। आगे क्या लिख दिया मैंने? वीडियोस। फिर मैंने क्या लिख दिया? टेम्प। इसका क्या मतलब हुआ? ये वीडियोस के अंदर टेम्प का फोल्डर मैंने डिसअलाउ किया। इसका क्या मतलब हुआ? वीडियोस के फोल्डर को डिसअलाउ किया। और इसका मतलब क्या हुआ? li.mp4 की फाइल को मैंने डिसअलाउ किया। यानी कि मुख्तलिफ लेवल्स हो गए। पहले मैंने कहा पूरे का पूरा फोल्डर जो कुछ है सब कुछ, फिर मैंने कहा इसके अंदर एक सब फोल्डर है सिर्फ उसी को करो, फिर मैंने कहा भाई इस फोल्डर के अंदर एक वीडियो फाइल है सिर्फ इसको करना है आपने। सो ये हमारी चॉइस है कि हम किस तरीके से इसको डिसअलाउ करना चाहते हैं। आखिर में क्या लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये अगली दफ़ा हम बनाएंगे भी, अगला जब लेक्चर शुरू करेंगे ना उसमें मैं क्रिएट करूँगा। ये वैसे कोई चीज़ रह नहीं गई, लेकिन फिर भी इसको अगले लेक्चर में बनाएंगे। साइट मैप, इससे पहले हमने साइट मैप पढ़ा है। आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट्स की फाइल बनाने से पहले साइट मैप बनाना है, उसके बाद साइट मैप को अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी करना है, और उसके बाद आपने रोबोट्स की फाइल में आकर ये भी बताना है कि भाई ये साइट मैप है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। साइट मैप कॉलन, आगे पूरी वेबसाइट का नाम लिख दिया मैंने, और एंड पे क्या लिखा? स्लैश sitemap.xml। ये अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। आप समझें कि ये हमारी रोबोट्स की फाइल है, एक स्टैंडर्ड फाइल है जो आपने अपने लिए भी ऐसे ही बनानी है। पहली लाइन में क्या लिखना है? यूजर एजेंट कॉलन स्टैटिक। दूसरी लाइन में क्या लिखना है? अलाउ कॉलन। तीसरी लाइन में क्या लिखना है? डिस अलाउ, अगर कुछ करवाना है तो। अगर आपको कुछ डिस अलाउ नहीं करवाना है फाइन, जाने दें, अगर आपके उधर कुछ ऐसा डाटा नहीं पड़ा हुआ डिस अलाउ कराने वाला। और चौथी लाइन क्या होगी? साइट मैप। और क्राउल जो किसी भी वेबसाइट पर आता है एक खास टाइम के लिए आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्राउल बजट बोलते हैं, ठीक है। कि वो उसका जो अपना टाइम है वो क्राउल बजट कहलाता है। क्राउल बजट इज नॉट मेंशन्ड इन सेकंड्स, इन निनो सेकंड्स, इन मिनट्स, इन आवर्स, किसी भी स्टैंडर्ड में वो मेजर नहीं हुआ होगा, ठीक है। वो उसका अपना टाइम है कि उसने कितनी देर के लिए, और बहुत नॉमिनल टाइम होता है। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत टू द पॉइंट होकर अपनी रोबोट्स की फाइल को बनाना, ठीक है। अगली क्लास में ये फाइल क्रिएट भी करेंगे और इंशाल्लाह